बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। लगाना उनका काम है। रोज टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं। मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये धरे के धरे रह जाएंगे, इनकी सियासत भी धरी की धरी रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तरक्की की शरह जो है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा रही 5.3%, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल एग्रीकल्चर सेक्टर का है जो पिछले साल में ना होने के बराबर था और इस साल उसकी 3-3.5% की ग्रोथ दिखाई गई है। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी सेक्टर्स के ऊपर हम जाना शुरू करें तो हमें वो जो रोज़ी पिक्चर जो कही जा रही है कि हमने तो बहुत बड़े पहाड़ सर कर लिए, वो कहीं नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट के फिगर्स देखें तो आज से 5-6 साल पहले 25 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हो गई थी, उसके बाद बजाय ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हो गई। जो रूल था पाकिस्तान में कि 10-12% की शरह से एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, तो अगर उसी को मद्देनज़र रखा जाता तो अब तक 35 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ इसके उलट, हम 22-23 अरब डॉलर के दरमियान फंसे हुए हैं, उससे बाहर ही निकल नहीं पाते। उसका नतीजा ये हुआ है कि इस साल जब ये साल ख़त्म होगा तो पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो तकरीबन 24-25 अरब डॉलर्स के करीब होगा। 24-25 अरब डॉलर्स। और ये पैसा कहाँ से आता है? हमें फिर बाहर से उधार लेना पड़ता है। रिमिटेंसेस कई साल तेज़ रफ्तार तरक्की दिखाने के बाद इस साल रिमिटेंसेस भी नीचे, और नेचुरल फैक्टर्स हैं, एक खास पॉइंट आता है उसके बाद ग्रोथ या स्लो डाउन हो जाती है, नीचे जाना शुरू हो जाती है। रिमिटेंसेस में इस साल वो ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है। कर्जा हमारा 14,300 अरब रुपए के करीब था जब नून लीग ने हुकूमत का चार्ज संभाला 2013 के अंदर इंतखाबात के बाद। आज वो जो सरकारी दादोशुमार है उसके मुताबिक 20,800 अरब हो चुका है। 6,500 अरब रुपए का कर्जा है जो नून लीग की हुकूमत ने इन 4 सालों में बोरो किया। और क्यों बोरो किया? बोरो इसलिए किया कि आपका बजट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप रेवेन्यू जो टारगेट रखते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। तो एक तरफ आपकी इक़्तिसादी तरक्की नज़र आई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कुछ रिवाइवल नज़र आई है, लेकिन साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। डेफिसिट, बजट डेफिसिट का भी, और मजमूई जो कर्ज़ों का बढ़ता हुआ बोझ है वो भी, और एक्सपोर्ट सेक्टर की नाकामी। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बजट साजी, कल जब डार साहब बजट पेश करेंगे तो इनको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी सालों के बाद हमारे जो पॉपुलेशन और हाउस होल्ड सर्वे है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब उसका डेटा कंपाइल होना बाकी है कि हतमी नंबर्स क्या हैं, पाकिस्तान की मजमूई आबादी कितनी है। डार साहब ने आज ये भी अनाउंस किया कि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी 22% की शरह से बढ़ गई है। लेकिन जब आबादी के नए नंबर डालेंगे तो ये शायद उतनी ना रहे, क्योंकि अभी पॉपुलेशन जो नंबर ये डाल रहे होंगे ये सर्वे के बाद वो नंबर इन्हें रिवाइज़ करना पड़ेगा, अपवर्ड ऊपर जाएगी आबादी। जो लास्ट सर्वेस के नंबर हैं वो भी सिर्फ एस्टिमेशन के ऊपर हम चल रहे हैं। हतमी नंबर्स, हतमी अदादोशुमार जो है मेरे ख्याल अगले 3 से 4 माह के अंदर ये हमारा जो अदादोशुमार का इदारा है वो हमें बता देगा कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। इसके साथ जो हाउस होल्ड सर्वेज और बाकी डेटा है उसके नतीजे में बेहतर टारगेटिंग की जा सकेगी कि कहाँ कितना पैसा लगाने की ज़रूरत है। अगर सही अप्रोच हो, वो अप्रोच ना हो कि हमने कितनी मेट्रोस लानी है और कितने ओवरहेड्स बनाने हैं, बल्कि पॉपुलेशन की डेंसिटी को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हम स्कूल और बेसिक हेल्थ यूनिट्स की तरफ जाएँ, उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्लान कर सकें, तो हम पाकिस्तान में बेहतर और इवन मुनासिब जो मुतनासिब तरक्की है उसको आइंदा 10-12 सालों के लिए इंश्योर कर सकते हैं अगर सही बुनियादों के ऊपर कदम रखना शुरू करें। ये ओवरऑल हमारे प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट आज यही रहेगा। जो मेहमान है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल साहब हैं PMLN से, नबील गबोल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शामिल होंगे। इसके अलावा हबीबुल्लाह खटक साहब मेंबर सेंसिस हैं, वो हमारे साथ शामिल होंगे। उनसे हम सेंसिस के हवाले से तो वेरी शॉर्टली उनसे अपडेट लेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। 5% तरक्की की शरह, लेकिन बाकी चैलेंजेस बदस्तूर कायम है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि यकीनन इस दौर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का दौर है, इसमें मुआशी तौर पर पाकिस्तान ने तरक्की की है।
ये बात तो मेरा ख्याल है कि हमारे सियासी मुखालिफिन भी मानते हैं। न सिर्फ वो इदारे जो पाकिस्तान के अंदर इन आदाद व शुमार के बारे में अपने तज्ज़िये शाया करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में वो इक़्तिसादी सर्वे के तमाम इदारे उन्होंने पाकिस्तान की इस इक़्तिसादी तरक्की की न सिर्फ तारीफ़ की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक बढ़ती हुई मुआशी क़ुव्वत है और मुस्तक़बिल में मज़ीद इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से पाकिस्तान आगे जाएगा। तो ये तो एक ऐसी नेशनल मैं समझता हूँ अचीवमेंट है जिस पे हर पाकिस्तानी को खुश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है। ये सियासी वाबस्तियों से बालातर हो कि अगर किसी भी सूबे में कोई अच्छा काम हो हमें उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर मरकज़ में भी कोई अच्छा काम हो तो हमें उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी तक जो चैलेंजेस हैं वो भी हमारे सामने हैं। यकीनन वो अहदाफ़ जो तरक्की के अहदाफ़ हैं, या वो जो हम कहते हैं कि आइडियलिस्टिक फ़िगर्स, अगर हम उन तक नहीं भी पहुँच पाए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी सिमत ठीक है, हमने सही डायरेक्शन में काम किए हैं और उसके नताइज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे आपने बड़ी तफसील से बताए, वो बेहतरी की तरफ हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2018 के इलेक्शन तक अगर इसी तरह पुरसुकून तरीके से हम आगे बढ़ते रहे और आगे जिस भी पार्टी ने हुकूमत बनाई, जमहूरी तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली हुई, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा और मज़ीद बेहतर होगा। अच्छा, असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो असद उमर साहब से इनका तजिया लेते हैं। असद उमर साहब, तरक्की में तो 5.3% एग्रीकल्चर सेक्टर की रिवाइवल हुई है, खुशाइंद है। टैक्स आपका नीचे चला गया, एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे चली गई हैं, आपकी डेट 6,500 अरब 4 सालों में ऊपर चली गई है। तो पॉजिटिव नेगेटिव्स आपका एनालिसिस क्या कहता है? डायरेक्शन ठीक है? देखें, पहले इस साल की ग्रोथ की बात कर लें जी। एक तो आप पिछले 3 साल का तजिया उठा के देखें, जो इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ ऐलान की जाती है, जो डॉक्टर साहब खड़े होकर बजट की तकरीर में करते हैं, और जो साल जब ख़त्म होता है, तीनों सालों में यही हुआ है कि बजट तकरीर में ज़्यादा दिखाई जाती है ग्रोथ, और जब साल ख़त्म होता है तो पता चलता है कि इतनी नहीं थी, उससे कम निकली। तो ये तो साल ख़त्म होगा तो फिर पता चलेगा एक्चुअली कितनी थी। लेकिन इस साल में एक चीज़ तो हमें पहले से इकोनॉमिक सर्वे से पहले नज़र आ रही थी, जो अच्छी हुई थी, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ थी, वो हमारी जो बड़ी फसलें हैं उनका अच्छा साल गुजरा। उसके अंदर ज़्यादा जो है, एक तो बेस इफेक्ट जिसको कहते हैं, क्योंकि पिछले साल कॉटन बहुत ही बुरी तरीके से रिकॉर्ड कमी हुई थी कॉटन की, तो उससे ज़रा से थोड़ा बहुत नॉर्मलसी की तरफ वापस आई है, उससे उठान मिली। मौसम बड़ा अच्छा मिला, गंदम की बड़ी ज़बरदस्त फसल हुई, 25 मिलियन टन जबरदस्त गंदम की फसल हुई। और एक अच्छा काम जो हुकूमत ने किया, जो डीएपी के ऊपर सब्सिडी दी है, वो सिकंदर बोसन को मैं नाम लेके उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा लड़ के वो लिया था और उसका जो है बेनिफिट भी हमें नजर आया। तो ये तो इस साल के जो वो था। स्ट्रक्चरली नदीम मलिक जहां जरदारी साहब छोड़ के गए थे और जहां आज खड़ी हुई है, उसमें धेले के पाकिस्तान की मईशत का फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि हम मकरूज उससे कहीं ज्यादा हो चुके हैं। आपके जो बुनियादी चैलेंजेस हैं, यानी दुनिया में आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरती जा रही हैं, और वो एक तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 25 अरब डॉलर से वो 20 अरब डॉलर के करीब आ गई हैं, लेकिन जो मुकाबला भी हमारा जिन ममालिक के साथ है उनकी निस्बत भी हमारी शरह जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। इन्वेस्टमेंट होनी नहीं, सरमायाकारी नहीं हो रही। इतना सीपैक का शोर होने के बावजूद सरमायाकारी औसतन पिछले 4 साल में जो हुई है, बशमूल ये जो साल अभी खत्म हुआ है, वो जरदारी साहब के वक्त की औसत से कम है। ये बड़ी कमाल की चीज है कि अभी आप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ओवरसीज चेंबर करता है, वो अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में बहुत तेजी से कमी आई है जो सरमायाकार हैं उनके कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं तो असद साहब सिर्फ कर्जों का ही नंबर देखता हूं तो मुझे उसको देख के खौफ आता है। 8,000 से 14,300 पे गया था पीपल्स पार्टी के 5 सालों में, और 14,300 से 20,800 पे 4 सालों में जा चुका, अभी 5वां साल बाकी है। बिल्कुल, ये मैंने पिछली दफा भी दिखाया था कि जो सालाना अगर आप कर्जों का इजाफा देखें तो जरदारी दौर से ज्यादा तेजी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी नोट छाप के कुछ गुजारा हो जाता है। जो बाय द वे इस साल इन्होंने बेतहाशा जिसको नोट छापना कहते हैं उर्फ आम में, यानी स्टेट बैंक से बोरोइंग की है, मोनेटाइजेशन की है अपने डेफिसिट की। लेकिन जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ये है कि एक तरफ आपकी दरामदाद गिर रही है, 25 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर पे आ गए। 61 अरब डॉलर थे हमारे बैनुल अक़वामी कर्जे और लाइबिलिटीज जो हमारी थी, वो 76 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी है। 15 अरब डॉलर का उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, आमदनी गिर रही है, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। 2019 के अंदर अगर डार साहब वजीर खजाना हुए तो डार साहब आपको इंशाअल्लाह ताला एक नए IMF प्रोग्राम की नवीद सुना रहे होंगे। या आप उनके बयान की 100% उनकी नफी कर रहे हैं जो उन्होंने आज दावा किया था। नबील गबोल साहब, आपका तजिया, इक्तिसादी तरक्की हो रही है, पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है?
तो नदीम मलिक साहब, इन दोनों दोस्तों की तरह इकनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज जो नवाज शरीफ साहब ने जो दो तकरीर किए, एक इंग्लिश में किया चाइनीज़ को खुश करने के लिए, और एक पाकिस्तानी उर्दू में जो तकरीर किया पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो इस तरह बेवकूफ़ बनाने के लिए कि वो कहते हैं, बार बार दो चीज़ों का ही जिक्र करते हैं कि ये दो इन्वेस्टमेंट ही वो दिखाते हैं कि एक तो जी मेट्रो बस हमने बना लिया, हमने जो है मोटरवे बना लिया, हम कराची तक मोटरवे लेकर आ रहे हैं। मतलब ये सिर्फ दो चीज़ों के बारे में रट इन्होंने लगाई है, पिछले 3.5 साल से यही बातें करते हैं। मुझे एक बात बताएं, जो सबसे जितने कॉरपोरेशन है पाकिस्तान के, जो बड़े कॉरपोरेशन के नाम लूँगा, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल, आप उनको देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के वक्त 300 अरब रुपए के खसारे में थे, आज 980 अरब रुपए के खसारे में है। तो ये अगर इतने खसारे में है, इतने खसारे में चल रहे हैं, तो पाकिस्तान तरक्की कहाँ से कर रहा है? खुद आपने कहा, खुद असद उमर ने भी ये बात की, और हकीकत ये कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त 12,000 रुपये के जो है मकरूज थे, 12,000 अरब के। आज पाकिस्तान 20,800 अरब रुपए का मकरूज है, यानी हर एक पाकिस्तानी यानी 22 करोड़ आबादी में एक पाकिस्तानी जो है वो 60 हज़ार रुपये का मकरूज है। पाकिस्तानी कौम को मकरूज बना दिया, तो कहाँ से तरक्की हुई? मुझे कोई तरक्की का एक निशान बता दे। और ये सोचते हैं कि फिर अगले इलेक्शन में दोबारा अवाम उनको वोट देंगे। अवाम तक सच्चाई नहीं पहुँच रही है। 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, सिंध के अंदर लाइट नहीं है, अवाम कहाँ से इनको वोट देंगे? मुझे एक बात बताएं, कराची शहर में गैस नहीं है। कराची शहर के अंदर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कराची आपको मोहनजोदारो पूरा नज़र आएगा, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत के तहत जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह। मैं जैसे बिजली की बात कर रहा हूँ, कराची के अंदर लोड शेडिंग, अचानक से लोड शेडिंग बढ़ा दी है क्योंकि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है, तो उसके बदले में जो है आवाम को सजा दी जा रही है। कराची के लोड शेडिंग का टाइमिंग भी बढ़ा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क खसारे में जा रहा है, और जिस मुल्क के अंदर मतलब आप डेफिसिट में जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी हमने तरक्की की है, हमने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आप अपना इन्वेस्टमेंट बताएं पाकिस्तान में सिवाय CPEC के। ये एक ही लाइफ लाइन रह गया इनके पास, CPEC। वो लाइफ लाइन CPEC जो है, उसके वजह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपने झगड़ा मोल लिया है। हम बिल्कुल मोल लेने के लिए तैयार हैं। आपने जिस भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि पाकिस्तान को तोड़ने में हमारा हाथ था 1970s में, 1971 में बांग्लादेश को अलग करने में, उसके साथ आप मिलकर वहाँ पर न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इंडिया में आप अपने स्टील मिल की फैक्ट्रियाँ तो लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना अच्छा, मुझे मौका दें, हबीबुल्लाह खटक साहब हमारे साथ हैं। मैं हबीबुल्लाह खटक साहब ले लूँ, फिर आपसे मैं गुफ्तगू जारी रखूंगा। हबीबुल्लाह खटक साहब हमारे साथ हैं, मेंबर सेंसिस हैं। खटक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कुछ अंदाजा बताइएगा कि पॉपुलेशन लास्ट टाइम से कितना ऊपर जा सकती है, और क्या अभी जो आपका सर्वे का काम था वो मुकम्मल हो गया? सर्वे तो नहीं, सेंसस हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। 24 तारीख हमारी लास्ट डेट थी होमलेस पॉपुलेशन को कैप्चर करने की, और ये कल जो हमारा गुजर गया, लेकिन हमने फिर भी अपनी अरेंजमेंट्स जो हैं वो स्टैंड बाई के तौर पे रखी हुई हैं कि 3-4 दिन तक हम मजीद इसको देखते रहेंगे। जहां पे लेफ्ट ओवर केसेस हमें रिपोर्ट होंगे कंप्लेंट्स के हवाले से, या कंट्रोल रूम्स में हमारे कुछ अगर रिसीव होते हैं, तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट अपना रखा हुआ है, एरिया जो है उनको कंप्लीट कर सके। तो ये अरेंजमेंट अभी स्टैंड बाई के तौर पे हमने रखा हुआ है, और बाकी इंशाल्लाह हमारा काम मुकम्मल हो गया है। मेजॉरिटी ऑफ दी कंट्रीज 88 डिस्ट्रिक्ट में हमने सेकंड फेज में अपना काम शुरू किया था, और वो 24 अप्रैल को हमारा पाया तकमील तक पहुंचा है। अब हमारा रिट्रीवल ऑफ फिल्ड इन मटीरियल का सिलसिला शुरू है, जो अगले 7-8 दिन में हमने पूरे पाकिस्तान में NLC की कंटेनर्स अंडर दी आर्मी सुपरविजन जो है वो फील्ड इन क्वेश्चनर्स हमारे पास इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो फिर चमन के वो इलाके जहां कुछ मसाइल पेश आए थे, वहां पे भी सेंसस कंप्लीट हो गया? मसलन थोड़ा सा आप निशानदेही करेंगे तो मैं फिर अकॉर्डिंगली उसका जवाब दे सकूं। कुछ वो इलाके थे जैसे अफगान बॉर्डर के ऊपर, हम बॉर्डर एरिया में गए थे तो दूसरी तरफ से उन्होंने फायर खोल दिया था, तो हमें थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ा था। उन इलाकों में कंप्लीट कर लिया हमने जी। वहाँ पे जी बाकायदा सर्वे हुआ, दोनों तरफ की टीमों ने वहाँ एरियाज को आइडेंटिफाई किया, बाउंड्री डिस्क्रिप्शंस को वहाँ पे उन्होंने अपनी आइडेंटिफाई किया, और उसके मुताबिक
वो 2 मौजे थे जिनमें काम रुका था, तो उसको बाद में उन्होंने कंटिन्यू करके अब उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पे हमें इतलात आ गई कि हमारा इनोमरेशन का काम वहां मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है जहां पे स्नो बाउंड एरियाज थे, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरिया, गुलतरी वगैरह, वहां पे हमारे कुछ ब्लॉक जो हैं वो स्नो बाउंड की वजह से रुके हुए हैं, जो 1 जुलाई के बाद हमने प्लान किया हुआ है कि उनकी सेंसस ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे वहां पे। और एक जो है हमारा ये कागान नारान का था जो मानसेरा के डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, वो 10 ब्लॉक थे जिनका हमने 11 मई से वो प्रोसेस शुरू किया बाद में, और वो हमारा अब रूटीन में 24 मई को वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक रिपोर्ट जो आई है वहां से नॉर्थ वजीरिस्तान और मेहमंद एजेंसी से, जहां पे कुछ तहसील के मौजाजात जो हैं, विलेजेस जो हैं, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं है, तो वहां पे पॉलिटिकल एजेंट्स हजरात ने हमें इन्फॉर्म किया कि जी ये कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें इनोमरेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो आर्मी भी वहां नहीं जा रही, जिनमें इनोमरेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो आर्मी भी वहां नहीं जा रही फिलहाल ऑपरेशन के हवाले से, और उनको अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं किया गया। उनको हमने पेंड किया है टिल द क्लियरेंस ऑफ बाय द सिक्योरिटी एजेंसी, और उसके लिए फिर हम दोबारा इंतजाम करेंगे। वो महीना लग सकता है या 1.5 महीना लग सकता है, उस जगह पे ऑपरेशन जो है वो हमारा रहेगा, और उसके लिए इंतजाम हमने अपने एक लास्ट क्वेश्चन, एक आपसे आज खबर ये थी कि 21 से 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी हो सकती है, अंदाजा ये है कि इसके दरमियान हो सकती है, क्या ये दुरुस्त अंदाजा है? मतलब बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्शन जो है कि हमारे पास 199 मिलियन की तो ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ने ऑन दी बेसिस ऑफ 1981 से लेके 1998 का पर ईयर वर्कआउट किया हुआ है, तो उसकी जो फिगर्स इन्होंने प्रोजेक्शन जो है ऑलरेडी, लेकिन अब ये है कि वो एस्टिमेट, अब आपको पता है कि 19 साल तक उस पैटर्न को मेंटेन करना और उससे ग्रोथ रेट अखज करना, तो उस हवाले से ये किया जा सकता है कि जी 20 से 21 करोड़ जो है वो हम जो कह रहे हैं वो ग्रोथ रेट को मेंटेन करते हुए इतनी आबादी का है। लेकिन ये अभी कहना कबल वक्त है क्योंकि 88 अजला का डेटा फिलहाल फील्ड में पड़ा हुआ है, और जब तक वो कंपाइल नहीं हो सकता और उसके एस्टिमेट फिगर सामने नहीं आ सकते, उस वक्त तक ये कहना जरा कबल वक्त होगा। हबीबुल्लाह खट्टक साहब, मेंबर सेंड, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे हम दोबारा ओवरऑल जो इक्तिसादी जायजा है उसकी तरफ वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तारिक फजल साहब, एक सियासी सवाल भी साथ पूछ लें क्योंकि वो भी साथ खबरें चल रही हैं। आज खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर को, ये आज छपी है खबर अखबारों के अंदर और डॉन अखबार के अंदर भी है और बाकी सब जगह मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही है कि क्वेश्चनेयर भेजा गया प्राइम मिनिस्टर को और उनके साहबजादों को, हुसैन को और हसन को, और साथ ये भी ऐड किया गया कि अगला स्टेप ये होगा कि उनको कहा जाएगा कि आप इस JIT के सामने पेश हों। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्वेश्चनेयर भेजा गया और पेश कब होंगे? नदीम साहब, जब ये मामला पानामा लीक्स का अखबारात में आया, सामने आया, तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को एक ख़त लिख के पेश किया था कि हम हर तरह के ट्रायल के लिए, हर तरह के मुकदमे के लिए, हर तरह की कमीशन में पेश होने के लिए हम तो बिल्कुल तैयार थे। बहरहाल वो सारा मामला हो गया, मैं उससे वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। बाकायदा एक बेंच बना और उस वक्त भी हमने कहा इस्तिस्ना का हक हासिल होने के बावजूद हमने कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, कोई अपना हक इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने आप को पेश किया। और जब JIT बनी तो उस वक्त भी हमारी जो इस पर टेक थी वो यही थी कि हम JIT के सामने भी अगर कोई भी हमसे चीज़ पूछी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स लिए जाएँ, सबूत लिए जाएँ, तो हम देंगे। तो अभी भी अगर कुछ पूछा जाएगा, मेरे इल्म में ये नहीं है कि इस वक्त कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया, कोई सवालात पूछे गए तो उनके हम जवाब देंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उन जवाबात को ना दें। या अगर JIT तलब करती है तो क्या प्राइम मिनिस्टर JIT के सामने पेश होंगे? देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अलमिया है कि कुछ लफ्ज़ इन्होंने ऐसे ईजाद करने की कोशिश की जो
कभी भी पाकिस्तान में इससे पहले इस्तेमाल नहीं किए गए। मिसाल के तौर पे अदालतों में जो ट्रायल होते हैं, मुकदमात ज़ेर समात होते हैं, उनमें तलाशी का लफ्ज़ कभी भी नहीं था, ना ये तलाशी होती है। मुकदमे आते रहते हैं, लोग पेश होते रहते हैं, बरी भी होते हैं, उन पर इल्ज़ाम सच भी साबित होते हैं, लेकिन ये सर जोड़ के बैठते हैं, कुछ ये शोशे छोड़ते हैं, कुछ ये नए बदतमीज़ी वाले जुमले निकालते हैं, लफ्ज़ ऐसे निकालते हैं। प्राइम मिनिस्टर की तलाशी हो रही है, समझते हैं कि शायद हमने उन्हें बड़ी कोई शान में हमने कोई कमी कर दी है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके, और जब तलाशी के मुतलाशी की अपनी तलाशी शुरू होती है तो फिर इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर इनके सारे लोग कहते हैं जी रोकें, प्रोसीडिंग्स रोकें, आज हमारे पास ये नहीं है, आज वो नहीं है, आपका दायरा कार नहीं है, आप सुन ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ही ये वर्जन निकाली, क्या प्राइम मिनिस्टर पेश होंगे, उनकी तफ्तीश होगी, फ़लाँ होगी। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसी नुक्ते पे आ गया हूँ कि ये इख्तरा जो है ये भी नई इन्हीं की निकाली हुई है कि प्राइम मिनिस्टर पेश होंगे, उनकी तफ्तीश होगी, फ़लाँ होगी। ये जो आप क्वेश्चन ईयर की बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे ये भी आप इसको तफ्तीश कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि उनसे मालूमात ली गई हैं, JIT प्राइम मिनिस्टर से जाके मिल सकती है, नहीं होंगे, बुलाएंगे तो ये मैं असद साहब से जवाब ले लूँ। देखें, JIT जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरह कोई अदालत नहीं है जो एक बेंच बैठा होता है और वो आगे पीछे जा नहीं सकता। ये एक तफ्तीशी टीम है, प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकती है, अगर बुलाएंगे तो वो भी कोई ऐसा गैर कानूनी नहीं है। मुल्क से बाहर जाने की बातें चल रही हैं कि मुल्क से बाहर जाके हक़ाइक़ देखेंगे, तो लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे चल के प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, न्यूज़ हो, अजीब सा नहीं होगा। असद उमर साहब, मेरे ख्याल में आपको इससे ये तो JIT की मर्जी है कि वो कैसे करती है, मैं तो इस पे भी नहीं कहूँगा कि वो क्या करेगी। क्या तरीकाकार होना चाहिए, उसको प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहिए, और आपकी पार्टी के हवाले से भी अगर आप कहना चाहें, क्योंकि एक सवाल आपको भी जवाब देना है, वो फॉरेन फंडिंग वाला। जी, मुझे तो सबसे जो खुशी हुई वो तो ये देख कर के तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो कितने आसाब पे सवार हैं। मुस्लिम लीग नून के सवाल आपने पूछा था JIT के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, सारी तकरीर ये थी कि तहरीक इंसाफ वाले बड़े बड़े लोग हैं। देखें, जो कानूनी इख्तियार है JIT का, वो कानूनी इख्तियार में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये इख्तियार आपका वज़ीर आज़म पे नहीं होगा। वो जिन लोगों की तफ्तीश करने के लिए कहा गया है वो अदालत का हुक्म है, तहरीक इंसाफ का हुक्म नहीं है। अदालत ने कहा है कि तफ्तीश होगी और उसके अंदर रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शामिल हैं उसके अंदर। तो वो चाहे सवाल लिख के पूछें, वो बुला के पूछें, ये तो उनका सवाबदीद है, वो जैसा करना चाहते। कानून का तकाजा यही होगा कि जो भी वो चाहते हैं, जिस तरीके से भी तफ्तीश करना चाहते हैं, तो जो भी उनके सामने है उसको उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। आपकी पार्टी के ऊपर जो सवाल जवाब है, आपको भी तो जवाब देना है। आप ट्रांसपेरेंटली सामने आइए। आप नून लीग से रोज़ कहते हैं तलाशी दो, तो आप भी दीजिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो बिल्कुल कहते हैं। इसीलिए तो इमरान खान जो हैं, उनसे जब पूछा गया कि ये आपने जो बनी गाला की प्रॉपर्टी कैसे बनाई, तो उनके जवाब में उन्होंने ना 40 साल की कहानी सुनाई, ना उन्होंने ये बताया कि बेनज़ीर भुट्टो ने हमारे असासे बने, किसी कतरी शहजादे की बात नहीं हुई। पूरी मनी ट्रेल, डॉक्यूमेंटेड मनी ट्रेल उन्होंने हाजिर कर दी है। उस पर मजीद सवाल पूछे हैं, उन सवालों के भी जवाब तहरीरी तौर पे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके दे दिए जाएंगे। होना ही ऐसा चाहिए। हक बनता है इमरान खान और तहरीक इंसाफ अवाम के सामने और अदालत के सामने जवाब दें, और वो सवाल पूछ रहे हैं, हम उसके जवाब दे रहे हैं। नबील गबोल साहब, आपको क्या लगता है, ये JIT जो है 60 रोज में अदालत कहती है इसको आगे नहीं लेके जाना, 60 रोज में फैसला करना है, तो फैसले की घड़ी तो दिन गुजरने के साथ साथ करीब आती जाएगी। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि JIT के सामने क्यों पेश नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर, जबकि तारीख़ अगर आप निकाल के देखें, जितने भी ये JITs हुए हैं, चाहे अजमल पहाड़ी का हो, सौलत मिर्ज़ा का हो, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का हो, या जितने भी उनके हुए हैं, तो उनके पास चलकर JIT की टीम नहीं गई है कि जी आप अपना जो है स्टेटमेंट हमें दें। उनको बुलाया गया था। प्राइम मिनिस्टर को अजमल पहाड़ी से नहीं मिलवाना चाहिए। मेरे ख्याल में बड़ा अनफेयर कंपैरिजन है नबील गबोल साहब, ऑब्जेक्शनेबल कंपैरिजन। नहीं, मकसद JIT इज JIT, वो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो या अजमल पहाड़ी का हो, JIT तो JIT होता है। JIT का मतलब क्या है, मैं जरा आवाम के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। JIT का मतलब है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो आपसे तफ्तीश करेगा। अब तफ्तीश किससे होता है, जिसके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम होता है, या किसी के ऊपर जो है कोई इल्ज़ाम, अगर वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में से 2 ने तो कह दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन 2-3 ने कहा कि अभी और मजीद तफ्तीश के लिए हम JIT तश्कील देते हैं। अगर इस JIT को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लिया गया, तो जो लोग
हम लोग जो कंसर्न्ड है, अवाम है जो बाहर बैठे, हम क्या सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अंदर क्या चल रहा है। दूसरे सवाल की जवाब आपने कहा कि 60 दिन के अंदर, तो मुझे नजर नहीं आता, ये डिले टैक्टिक्स करते रहेंगे। अभी इन्होंने 2 लोगों के हवाले से जो है एतराज़ात दाखिल किए हैं कि इनको हटाया जाए। कभी ऐसा होता नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड जो JIT की टीम है उसके खिलाफ आप इतराज करें, हमें भी फिर एतराज़ात बहुत सारे हम फिर शामिल करें, लेकिन उससे क्या होगा कि ये जो तफ्तीश है वो डिले होगा। हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हक में आए या उनके खिलाफ आए, लेकिन 60 दिन के अंदर आना चाहिए। और अगर 60 दिन के अंदर नहीं आया तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है, फिर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का और इस बेंच का प्रोगेटिव है कि वो फैसला दे। अगर इस पे जो है कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आती है तो डॉन लीक्स की तरह उसको दबाने की कोशिश ना करें। बाकी अरकान तो जो इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किए थे उन्होंने एज इट इज ले लिए। 2 अदारों से SCCP और SBP से उन्होंने कहा था आप फहरिस्तें लाइए, फहरिस्तों से हम चुनेंगे क्योंकि आप कोई पसंद का बंदा दे रहे हैं। फहरिस्तों से 200 लोगों में से उन्होंने एक बंदा पिक कर लिया। उन दोनों के ऊपर आपने इतराज लगाया, क्यों? देखिए, इस वक्त तक जिन अफराद को बुलाया गया उनसे मालूमात ली गई, बिलखुसूस तारिक शफी साहब से, उससे हमने ये महसूस किया कि जो गैर जानबदारी का जो एक रवैया होना चाहिए वो शायद हमें उन 2 जो हजरात हैं उनमें नज़र नहीं आया। और ये पाकिस्तान का कोई भी शहरी पाकिस्तान के कानून को जिस तरह इस्तेमाल कर सकता है या उनके हुकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कानून करता है, आइन करता है, वही हक जो है प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को भी हासिल है। मैं ज़ाती तौर पे आपको ये कहूँ ऑब्जेक्शन की मैं पूरी आपकी लॉजिक समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके ऊपर जो खबर छपी वो ये थी कि एक साहब मियां अजहर के रिश्तेदार हैं, एक पता नहीं किसी और के करीब हैं बड़े। तो आप तो मौजूदा हुकूमत है, सारी आपके लगाए हुए, सारी आपके करीब होंगे, आप तो सिटिंग गवर्नमेंट है, आपके तो सारे रिश्तेदार होंगे या पसंद के लोग होंगे, तो फिर तो ये ऑब्जेक्शन आपका थोड़ा सा इनवैलिड नहीं हो जाता? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इम्पार्शल, चूँकि अभी ये तफ्तीश का अमल जारी है। मेरा ख्याल है इस पर मैं इससे ज़्यादा बात करना मेरा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इम्पार्शियलिटी जो होनी चाहिए थी वो अगर हमें किसी जगह के ऊपर नहीं नज़र आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। ये मैंने कहा कि जो पाकिस्तान का आईनी या कानून का बाकियों को प्रोटेक्शन देता है वो प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली को भी देता है, तो उन्होंने अपना एक आईनी हक इस्तेमाल किया है। ये हमारा JIT के अरकान के ऊपर अगर किसी के ऊपर एतराज़, ये दोनों अरकान वो हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पिक किया था, तारिक शफी और हुसैन दोनों ने इतराज लगाया। बिल्कुल जी, ये सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड लोग हैं और जो जिस तरीके से उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है इस वक्त जो कीचड़ उछाला जा रहा है उन दोनों लोगों के ऊपर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, मेरे ख्याल में मुतालबा सबका, हमारा आपका सबका ये होना चाहिए कि तारिक शफी साहब सिर्फ ये उमूमी बात नहीं कर सकते कि उन्होंने मेरे साथ जो बात की इम्पार्शियल थी। आप बताएं एग्जैक्टली उन्होंने क्या बात की जिस पे आपको एतराज है, ताकि नदीम मलिक, असद उमर और पूरी कौम फैसला कर सके कि उन्होंने जो सवाल पूछा वो क्या गलत सवाल था, या सिर्फ ये कि क्योंकि आप शाही खानदान के मेंबर हैं, आपको आदत ये है कि तमाम इदारे जो हैं वो आपके ताबे होते हैं, पहली दफा आपको जवाबदही करनी पड़ रही है, तो आपको इस पे एतराज है। अगर आप ये एतराज लगा रहे हैं तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या उन्होंने बात की ऐसी जिसके ऊपर ये एतराज उठा रहे हैं। असद साहब, मुझे ये नहीं पता कि JIT इनसे सवाल जवाब कैसे करती है, लेकिन जैसे बहुत से दुनिया के ममालिक में वो कैमराज के ऊपर इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग करते हैं, जब आप इंटरव्यू करते हैं तो पूरा रिकॉर्ड करके रखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा सकते हैं। आई होप कि ये JIT वाले भी इस तरीकाकार को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही चाहिए जी, शफाफियत का तकाजा तो शफाफियत का तकाजा, अगर उन्होंने कोई ज्यादती की है वो एक्सपोज हो जाएगी, वो उनको बताना चाहिए, सारी कौम सुनेगी, वो कहेंगे जी वाकई में ज्यादती कर रहे हैं। नबील साहब ने ये बात की है, जी जी, नबील कबूल साहब, नबील कबूल साहब कहना चाहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि देखें ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये तारिक शफी साहब जो चले पहले नबील साहब कर लें। नबील कबूल साहब पहले आप बात कर लें, फिर मैं तारिक साहब से पूछ लेता हूं। नबील कबूल साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तारिक शफी साहब जो तवक्को रख रहे थे ना कि तफ्तीश के, क्योंकि इन्होंने कभी भी JIT के सामने पेश नहीं हुए हैं। JIT के सामने जब पेश होते हैं ना तो JIT के जो मेंबर्स हैं वो इस तरह की तफ्तीश करते हैं कि वो तो पहले आप ये फील करते हो कि आप ने वाकई कोई जुर्म किया है और आप यहाँ पर एक टीम के सामने बैठे हो।
तो आप घबरा जाते हो। अब आप उनकी एटीट्यूड के ऊपर इन्होंने एतराज़ किया, उनका एटीट्यूड दो शख्स का सही नहीं था। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फूलों का हार पहले उनको पहनाए, पहले उनको केक खिलाए और उसके बाद जो है उनसे तफ्तीश करे? ऐसा तो होता नहीं है। तो यही तो मैं कहता हूं कि जिस तरह दूसरों से तफ्तीश हुई है, इसी तरीके से इनसे भी तफ्तीश होना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि ये इम्पार्शियल तफ्तीश है। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि JIT को ओपन करना चाहिए पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए ओपन करना चाहिए, ताकि हम देखें कि ये तफ्तीश किस तरह हो रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में जब आपको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती है बड़े बड़े केसेस के ऊपर, अभी पिछले दिनों जो हिलरी क्लिंटन के हवाले से हुआ, वो भी ऑन कैमरा हुआ, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से तफ्तीश हुई है। तो इस तरह का तफ्तीश जो है, एक तो पहले से इन्होंने कंट्रोवर्शियल जानबूझ के बनाया इन्होंने कि जी हमें पता था कि इस तरह की। मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी और के तरीकाकार में फर्क होता है। स्टैंडिंग कमेटी पब्लिक हो सकती है, JIT के ऊपर तफ्तीश का अमल है, वो कैमराज में रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे दुनिया सारी में एक रिवाज है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले करके देख सकती है कि किसी ने ज्यादती की या नहीं की। वो अगर ये नहीं कर रहे JIT वाले, तो अभी भी इनको करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे तारिक फजल साहब से पूछते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि JIT को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो असद उमर साहब ने जो कमेंट किया, मैं छोटा सा उसका जवाब देना चाहूँगा कि हम लोग कतई तौर पर ना इस बात से परेशान हैं, ना हमें इस बात का कोई जो वो एक और लफ्ज़ उन्होंने ईजाद किया। जैसे मैंने कहा ना कि बड़े खुश होते हैं, कोई तंज़िया और तज़हीक वाले जुमले ईजाद करके समझते हैं कि शायद हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है, दूसरे की इज़्ज़त में कमी हो रही है। बहरहाल इनकी अपनी एक सोच है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक ट्रेंड में कहूँगा कि जी ये रॉयल बादशाह फलाना, तो हम कोई शाही ख़ानदान नहीं है। इससे पहले जो बड़ा कड़ा और बड़ा मुश्किल दौर सियासत का रहा, ये लोग तो अभी ज़रा थोड़ा ही अरसा हुआ है इन्हें, वो हम लोगों ने गुजारे हुए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि JIT की एक तफ्तीश हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला है और हमें इस पर कोई डिस्टर्ब है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात जो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इस बात को, जब JIT के हवाले से नाम ले रहे हैं कि बोल साहब अजमल पहाड़ी फलाना उसकी तफ्तीश, और ज़ाहिर है JIT पनामा लीग्स के साथ ये करप्शन को जोड़ते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बात पे खुश होना, इसमें मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। यानी पूरी दुनिया में अगर किसी जगह पाकिस्तान का नाम आए और साथ जरदारी साहब का करप्शन के हवाले से नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। सनद याफ्ता, सज़ा याफ्ता इनके सर्विंग मिनिस्टर रहे हैं और ये करप्शन के हवाले से बड़ी गुफ्तगू आजकल फरमा रहे हैं। जरदारी साहब भी जा रहे हैं, वो भी बड़ी गुफ्तगू करते हैं करप्शन के हवाले से। हमने क्या किया ये हमें पता है, हमारे पास क्या सबूत है ये भी हमें पता है, और हमें मुकम्मल यकीन है हमें कि हम पनामा केस में क्या है, पनामा केस में कोई करप्शन है क्या है? पनामा केस में ये ऑफशोर कंपनी डॉक्टर तारिक फजल साहब, पनामा केस इज अबाउट करप्शन। ऑफशोर कंपनियां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नहीं थी, नहीं एक मिनट, ऑफशोर कंपनियां बेनजीर भुट्टो साहबा की नहीं थी, करप्शन नहीं है, इमरान खान की नहीं है, इमरान खान के खानदान वालों की नहीं है, उनकी बहनों की नहीं है, करप्शन नहीं है तो क्या? जहांगीर तरीन साहब की नहीं है, अलीम खान की नहीं है, क्या करप्शन है? अगर एक ये क्या है मुझे बताया ना। अगर एक मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सुनना नहीं चाह रहे क्योंकि आपकी अपनी लीडर की जो है वो कंपनी है ऑफशोर, बेनजीर भुट्टो साहब का नाम नहीं है। करप्शन केस नहीं समझ रहे क्या? इसको आप यहाँ पे ऐसे मुझे ये बता दें, शोशे छोड़ के ऐसे काफी रदीफ मिला के गुफ्तगू हो सकती है, ये कौन सा लेकिन हकायक आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम पनामा लीक्स में है कि नहीं? मुझे दोनों मेहमान मौका दें, मैं उमर साहब से बेनजीर भुट्टो साहब का नाम है कि नहीं? बजट भी कल आना है, एक सवाल आपसे पूछ लूँ, आपके वो दादोशुमार थे, फिर डार साहब ने उनकी तस्दीक की कि $7.6 बिलियन इन 3 ईयर्स UAE में चला गया। ये पनामा तो एक वो मोज़ैक फोनसेका का गलती से उस वकील की फर्म का रिकॉर्ड पब्लिक हो गया। पता नहीं कितनी मोज़ैक फोनसेका दुनिया में, कितने 100 या 1000 पाकिस्तानी हैं जिनकी बाहर ऑफशोर कंपनीज है, पाकिस्तान से पैसा जाता है बाहर, कोई अयान ले जाती है, कोई और ले जाता है। हाउ टू स्टॉप दैट? बजट में कुछ ऐसा हो सकता है?
बिल्कुल जी। पहली बात तो मैं एग्री करना, इत्तेफाक करना चाहता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हमको एक शाही खानदान नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। एक शाही खानदान है, बाकी दरबारी हैं, तो मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये मुगल आजम की टर्म आपकी मेरी शुरू की हुई है। आई स्टैंड बाय इट। मैं आपको एक पूरा प्रोग्राम कर दें, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि वजीर आजम नहीं है, मुल्क का मुगल आजम है। लेकिन आपका जो संजीदा सवाल था उसकी तरफ आते हैं। देखिए, यूएस स्टडी हुई स्टेट डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है पाकिस्तान से पर एनम सालाना। इसहाक डार साहब आए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का सरमाया स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। दुबई लैंड रिकॉर्ड्स की स्टडी आती है, कहते हैं 4 साल के अंदर 8 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो वहां पे चले गए, प्रॉपर्टी के अंदर लगा दिए गए। अयान अली थैले भर भर के कैश लेके जा रही हैं। आप किसी तरीके से भी देख लें, कोई रिपोर्टें देख लें, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और वो करप्शन का पैसा फिर बाहर मुल्क के ले जाया जा रहा है और उससे जायदादें खरीदी जा रही हैं, बैंक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। रुक क्यों नहीं रहा माजरत के साथ? जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, उन इदारों ने जिनने रोकना है इस काम को, वो सारे मफलूज हैं, क्योंकि जिनको रोकना है वो इन इदारों से ज्यादा ताकतवर है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के मैं जजेस के बोल रहा हूं। उन्होंने कहा नैब जो है मरहूम मकफूर हो गई, दफन कर देना चाहिए, इदारे सो रहे हैं, इदारे मफलूज हैं। तो ये कानून की कमजोरी का मकसद मसला नहीं है, ये कानून नाफिज करने वालों का मसला है। जो मैं बोलता हूं कि पहले हमने कानून वो बनाए कि जिससे चोरी छुपाई जा सके, फिर जो कानून जिससे पकड़ा भी जा सकता है हमने उसको भी ऐसे इस्तेमाल किया कि चोरी को छुपाया जाए, ना कि चोरी को पकड़ा जाए। असद उमर साहब, नबील गबोल साहब, डॉक्टर फजल चौधरी साहब और हबीबुल्लाह खटक साहब हमारे साथ थे। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त गबोल साहब खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।